नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक होंगे। जो बच्चे जेट और सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद है कि उनकी तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत बढ़िया चल रही होगी। फिर भी कोई भी बच्चा अगर जेट सीयूटी के लिए किसी भी कोचिंग सेंटर से नहीं जुड़ सका, नहीं जुड़ जुड़ पाया या तैयारी नहीं कर रहा, तो उसके लिए मैं बता दूं कि कोचिंग अड्डा हनुमानगढ़ में नया बैच जो है वो शुरू हो रहा है 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे। तो कोई भी बच्चा जो अभी तैयारी नहीं करने लगा है या किसी कोचिंग सेंटर से नहीं जुड़ा है, तो आप कोचिंग अड्डा में आके आप जरूर डेमो क्लास लगा सकते हो 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे। इसके अलावा जो भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियां चाहिए, वो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके या किसी भी प्रकार से व्हाट्सएप करके या आप जानकारी ग्रहण कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि आज अपने केमिस्ट्री का एक एमसी क्वेश्चन जो है, पूरे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है, वो एमसी क्वेश्चन जो है उसकी बहुत ही अच्छी शुरुआत की है। आज वाला जो सेशन है अपना, आज वाली जो वीडियो है, इसमें अपने बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर के विलियन वाले लेसन के बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन जो है अपने दिए गए हैं, ताकि आपको पढ़ना उसको बेस जो है आपका स्ट्रांग हो जाए। इसमें मैं आपको बताऊं कि जो अपना फर्स्ट लेसन है सीयूटी का, उसमें लेसन है विलियन। उस विलियन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बिल्कुल सामान्य जानकारी के, वो यहाँ अपने सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे। हाँ जी, देखने का प्रयास करते हैं कि जो केमिस्ट्री का पहला लेसन है विलियन, उसमें पहला प्रश्न जो अपना देखो क्या है कि विलियन के घटक जो अधिक मात्रा में मौजूद होता है, उसे क्या कहते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जो विलियन है वो होता क्या है। विलेन होता है जी दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। जब हम कभी भी दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दे और मिलाने के बाद वो दोनों के दोनों पदार्थ एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुल जाएं, सब जगह एक समान मात्रा में चले जाएं, वितरित हो जाएं, तब वो मिश्रण बनता है जी समांगी मिश्रण। और उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं जी, विलयन सॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद अपने पढ़ते हैं कि जो विलयन है उसमें जो दो पदार्थ मिलाए हैं, उसमें एक तो होता है विलय और एक होता है जी विलायक। तो आप ध्यान रखना, विलय जो है वो छोटा नाम है, मतलब विलयन में इसकी मात्रा क्या होगी, कम मात्रा होगी। और जो विलायक है वो विलयन में अधिक मात्रा में मौजूद होता है। यहां मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर किसी विलयन में दो से अधिक पदार्थ मिला रखे हैं, मान लो ए पदार्थ है, बी पदार्थ है, सी पदार्थ है या डी पदार्थ है, इन चारों से अगर हमने कोई भी विलयन बना रखा है, तो उसमें एक ही विलायक होगा, सिर्फ एक विलायक होगा। और बाकी सारे के सारे जो अवयव है वो हम किस में काउंट करेंगे, विलय में काउंट करेंगे। तो मैंने पहले प्रश्न में पूछा है कि विलयन के वो घटक जो अधिक मात्रा में मौजूद होता है, अधिक मात्रा में होता है, वो क्या कहलाता है जी, विलायक। तो इसका उत्तर आ जाएगा विलायक। विलय जो है वो कम मात्रा में होता है और विलायक जो है वो अधिक मात्रा में होता है। इसको याद रखेंगे। ट्रिक भी ये है कि विलय देखो नाम छोटा है, कम है ना, एक दो और तीन वर्ड में, यहाँ चार वर्ड नाम बड़ा है, तो इसकी मात्रा ज्यादा और इसकी मात्रा क्या होती है जी, कम। कोलाइडी विलयन और निलंबन ये विलयन के प्रकार है, उसकी घटक की या अवयव की मात्रा नहीं है। तो आपको शायद पहला प्रश्न जो है आसानी से समझ आ गया होगा, इसका उत्तर जो है वो पता लग गया होगा, मतलब जो अधिक मात्रा में होगा वो क्या कहलाएगा, विलायक। हाँ जी, अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, देखो विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में मौजूद होता है, मतलब विलयन में हमें उस घटक घटक के बारे में बताना है कि जो किस मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है। देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो कम मात्रा में है, जो कम मात्रा में है उसको हम क्या कहेंगे, विलय। जो अधिक मात्रा में है उसको हम क्या कहेंगे, विलायक। तो भाई जो कम मात्रा में है उसको हम क्या कहेंगे, विलय, और जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे हम क्या कहेंगे, विलायक।
तो यहाँ कम मात्रा में पूछा जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन अपना नहीं रहेगा, ये वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रह जाएगा। यहाँ तीसरे ऑप्शन की बात करें, समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया, समांगी का मतलब होता है कि जो दो अवयव हम घोल के विलयन बनाना चाहती हैं, वो दोनों के दोनों अवयव एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, तो वो मिश्रण बनता है समांगी। अगर वो दोनों के दोनों अवयव एक दूसरे में नहीं घुलते, तो उस मिश्रण को हम कहते हैं विषमांगी। समांगी विषमांगी को उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे अगर मैंने पानी में नमक मिलाया, तो नमक कहते हैं पानी के अंदर पूर्ण रूप से घुल जाता है, या हमने अल्कोहल में पानी मिलाया तो ये भी एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। तो ये जो मिश्रण है ये तो होगा समांगी। अगर मैंने पानी के अंदर मान लो मिट्टी मिला दी, रेत मिला दी, तो ये कहते हैं कि ये दोनों के दोनों अवयव एक दूसरे में पूर्ण रूप से नहीं घुल सकते, तो इसलिए ये वाला जो मिश्रण है ये कौन सा मिश्रण होगा, विषमांगी मिश्रण होगा। तो अपने को तो कम मात्रा पूछी जा रही है, तो कम मात्रा के लिए ऑप्शन आ जाएगा अपना बी, बिल्कुल सही विल्य। हाँ जी, अगर आपको ये क्वेश्चन देखने में, पढ़ने में, सीखने में मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए। तीसरा प्रश्न, अगला प्रश्न बड़ा शानदार प्रश्न है। देखो अभी मैंने आपको बताया समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ घुले हुए हैं कहलाता है। बड़ा शानदार प्रश्न, समांगी मिश्रण। विलयन की परिभाषा में चलते हैं अपने। विलयन की परिभाषा में हमने शुरुआत में यही पढ़ा था कि दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, है ना, समांगी मिश्रण। तो यहां यही पूछा जा रहा है कि देखो इस परिभाषा को कन्वर्ट कर दिया ऑप्शन में ना, दो या दो से अधिक पदार्थ है और वो घुलने के बाद मिश्रण कौन सा तैयार कर रहे हैं, समांगी मिश्रण तैयार कर रहे हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ घुल रहे हैं और वो समांगी मिश्रण तैयार कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आंखें बंद करके इसका उत्तर अपने टिक कर सकते हैं, वो कहलाएगा विलयन। अगर विषमांगी है तो वो कहलाएगा निलंबन। विषमांगी प्रकृति कुलाइड की भी विषमांगी प्रकृति होती है, यहां समांगी पूछा गया तो आप आराम से विलयन टिक कर सकते हो। यौगिक क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो तत्वों से मिलकर बना है या अणुओं से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो ये अपने जो विलयन से थोड़ा अलग है, हटके है, तो अपना यहाँ उत्तर आ जाएगा विलयन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, चीनी का पानी में घुलना। यहां आप ध्यान दीजिए, विलायक पानी है जी, जो अधिक मात्रा में होगा जो घोल रहा है, और चीनी यहाँ क्या है, विलय है, जो कम मात्रा में होगा और जो घुल रहा है उसे विलय कहते हैं। किस प्रकार का परिवर्तन है, बड़ा शानदार प्रश्न। परिवर्तन जो है आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जी भौतिक परिवर्तन और एक दोस्तों होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में सिर्फ पदार्थ के रंग, ताप, दाब, अवस्था आदि भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, और केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन में पूरे के पूरे पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो देखो पानी में अगर चीनी घुल गई तो बताओ, पानी में चीनी घोलने के बाद पानी प्लस चीनी जब मैं घोल दूंगा तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन जो है आएगा, वो कौन सा परिवर्तन आएगा, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को समझने का तरीका ये है कि जब कोई ए पदार्थ पूर्ण रूप से बी पदार्थ में बदल जाता है, जैसे अपने बात करें दूध से क्या बन गई, दही बन गई, तो यहां होने वाला परिवर्तन कौन सा था, रासायनिक परिवर्तन। परंतु क्या बताइए पानी में चीनी घोलने के बाद कोई तीसरा नया पदार्थ बनता है, नहीं, ये दोनों घुल जाती हैं और एक मिश्रण बनता है। तो यहाँ होने वाला परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है जी, भौतिक परिवर्तन है, सिर्फ भौतिक परिवर्तन है ना। क्योंकि यहाँ अगर कोई नया पदार्थ बनता, नया सबस्टांस बनता, तो मैं आपको बताता कि यहाँ केमिकल चेंज है। जैसे लकड़ी की जल गई, लकड़ी के जलने से हमें क्या प्राप्त होता है जी, राख और धुआं प्राप्त होता है। तो यहाँ ए पदार्थ था बिल्कुल नए पदार्थ में कन्वर्ट हो गया,
इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। लकड़ी के सारे रासायनिक गुण जो है वो परिवर्तित हो गए। तो यहाँ चीनी को पानी में घोलने के बाद सिर्फ उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आ रहा है, तो इसलिए ये होने वाला परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन मैं आपको समझा चुका हूं। नाभिकीय परिवर्तन मतलब नाभिकों में होने वाला परिवर्तन नाभिकीय परिवर्तन कहलाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, आगे फैला दीजिए। अगला पांचवा और शानदार प्रश्न, देखो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनाए गए हैं, जिससे आप अपना जो विलियन वाले लेसन का बेस जो है वो तैयार कर लीजिए, है ना। इसके बाद विलियन वाले लेसन का कल वाली वीडियो में, नई वीडियो में शानदार प्रश्न आने वाले हैं, खतरनाक वाले प्रश्न आने वाले हैं, तो ध्यान रखना कल वाली जो वीडियो है आपके लिए शानदार रहने वाली है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की इकाई नहीं है। देखो विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयां आपने पढ़ रखा होगा शायद, द्रव्यमान प्रतिशत होता है, हाँ जी, आयतन प्रतिशत होता है, हाँ जी दोस्तों, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है। इसका उपयोग आपको पता होगा फार्मेसी में प्रयोग किया जाता है, इसका जो दवाइयां वगैरह बनाते हैं उसमें प्रयोग होता है। इसके अलावा मोलरता होती है, मोलरता, इसके अलावा मोलरता होती है ना। इसके अलावा नॉर्मलता होती है, इसके अलावा पीपीएम में मान, पार्ट्स पर मिलियन होता है, इसके अलावा मोल अंश या मोल भिन्न होता है। ये सांद्रता को प्रदर्शित करने की इकाइयां है। तो अपने को नहीं पूछ रहा है तो आप आराम से देख सकते हो, मोलरता है, मोलरता है, द्रव्यमान प्रतिशत है, परंतु घनत्व जो है वो सांद्रता को प्रदर्शित नहीं करता, ये सिर्फ द्रव्यमान और आयतन को डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि घनत्व जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सांद्रता को प्रदर्शित नहीं कर रहा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चले अपने, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है। शानदार प्रश्न, 1 लीटर विलियन कह रहा है, 1 लीटर, लीटर में जब मान कहेगा तो वो मोलरता होती है। आपको बता दूं मोलरता का सूत्र जो है वो होता है जी, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन, किसमें चाहिए भाई, लीटर में चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ कह सकता हूं कि 1 लीटर अगर किसी विलयन का आयतन है उसमें कितने विलय के मोल घुले हुए हैं, ये जो मात्रा है उसकी किसको डिनोट करती है, मोलरता को डिनोट करती है, मोलरता को प्रदर्शित करती है। अगर अपने बात करें किलोग्राम में मान दिया हो, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय की संख्या क्या कहलाती है, तो यहाँ आंसर रहने वाला है मोलरता, और यहाँ लीटर में मान था इसलिए यहाँ उत्तर आया अपना मोलरता, और यहाँ अगर किलोग्राम में मान है तो उत्तर आएगा मोलरता। क्यों, इसका सूत्र जाके देख लीजिए, सूत्र है विलय के मोलों की संख्या, जो गोल रखे हैं हमने उसके मोलों की संख्या बटा में अपने पास है जी बड़ा शानदार विलायक, एक ही जगह विलायक आता है पूरे सूत्रों में, आपने ध्यान दिया होगा। विलायक का द्रव्यमान हमें किसमें चाहिए, किलोग्राम में चाहिए। तो किलोग्राम जो है द्रव्यमान है विलायक का, उसके अंदर कितने मोल घुले हुए हैं, ये उसकी सांद्रता किसको प्रदर्शित करती है, मोललता को प्रदर्शित करती है। इसके बाद देखिए अपना 8वां जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि विलयन का वह गुण जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। ध्यान से देखना, विलय के कणों की संख्या पर तो निर्भर कर रहा है परंतु उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। क्या कहलाता है वो गुण, पृष्ठ तनाव नहीं कहलाता, श्यानता नहीं कहलाता, वो गुण कहलाता है जी प्रासरण दाब। प्रासरण दाब विलय कणों की संख्या पर निर्भर करता है कि कितने उसमें कण है। देखिए अगर किसी विलय के कण जो है वो ज्यादा है और वो वाष्पशील अवस्था में है तो वो जो है अधिक दाब लगाएंगे, नॉर्मल सी बात है। कण अगर ज्यादा है और वो वाष्पशील अवस्था में है तो वो वाष्प की सतह पर अधिक दाब लगाएंगे, प्रासरण दाब बढ़ जाएगा। अगर वो कम है तो कम दाब लगाएंगे। मतलब प्रासरण दाब जो है पूर्ण रूप से कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहा। तो प्रासरण दाब इसका जो है वो सही आंसर जो हो जाएगा। क्वेश्चन पे चले, किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसका वाष्प दाब क्या होता है। बड़ा शानदार प्रश्न है। देखो ये विलायक है, विलायक
ये विलायक है। इस विलायक को मैंने गर्म करना शुरू किया, ऊपर से इसको मैंने ढक दिया, तो इस द्रव की क्या बनेगी, गैस वाष्प बनेगी, और वो वाष्प इसके तल पे एक दाब लगाएगी। इस दाब को हम क्या कहते हैं जी, वाष्प दाब कहते हैं। ये किसी विलायक का है। अगर मैंने इस विलायक में ऐसा विलय मिला दिया जो ठोस है, जिसको गर्म करने पर वो वाष्प अवस्था में नहीं आ सकता, वाष्प अवस्था में नहीं बदल सकता, मतलब ये ठोस है, अवाष्पशील है, तो बताइए केवल इन कणों के कारण वाष्प दाब होगा कि इनके कारण होगा, नहीं, ये ठोस है, कभी भाप बन ही नहीं सकती, कभी ये तल पर दाब लगा ही नहीं सकते, तो केवल और केवल इन कणों के कारण दाब होगा। यहाँ एक बात नोट कीजिए, ये जो ठोस कण है, इन द्रव के कणों को, विलायक के कणों को भी अपने साथ क्या कर लेंगे, बांध लेंगे। यहाँ की तुलना में यहाँ वाष्प कम बनेगी, और यहाँ वाष्प दाब जो है वो क्या हो जाएगा, इसकी तुलना में लेस देन हो जाएगा, घट जाएगा। तो याद रखना, किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसका वाष्प दाब जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर वो पूछे क्वथनांक, तो आप याद रखना, क्वथनांक जो है, उबाल बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ठोस के कणों को उबालना थोड़ा कठिन होता है, यहाँ ज्यादा ताप की हमें जरूरत पड़ेगी। अगर वो पूछे हिमांक, तो आप याद रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, हिमांक भी जो है वो, उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे निकल पड़ते हैं। हिमांक में अवनमन, आ गई है बात, वो हिमांक में जो कमी हो रही है वो किसके समानुपाती होती है, याद रखना, ये जो हिमांक में कमी है वो मोललता के समानुपाती होती है। विलयन की मोललता जो स्मॉल एन एम से अपने प्रदर्शित करते हैं उसके समानुपाती होती है। इसके बाद देखिए प्रासरण की क्रिया, प्रासरण की क्रिया क्या होती है, आपने ध्यान दिया होगा कि निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर कणों का जो गमन है वो क्या कहलाता है जी, प्रासरण कहलाता है। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाते हैं उसे हम प्रासरण दाब कहते हैं। तो ये पूछ रहा है विलायक के अणु किस ओर गति करते हैं, तो आप आराम से कह सकते हो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। अगर अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता की ओर कोई कण गति कर रहा है तो भाई इसे विसरण कहते हैं, है ना। ये एक नॉर्मल प्रकृति की जो प्रोसेस है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर सारे के सारे जो कण है वो चलते हैं, परंतु उल्टा काम होएगा तो उसे प्रासरण कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विलयता को प्रभावित करता है, विलय और विलायक की प्रकृति भी घुलने की प्रकृति को प्रभावित करती है, तापमान भी करता है, दाब गैसों के लिए करता है ना, परंतु ठोसों के लिए नहीं करता। आपको पता हो कि जो ठोस है उस पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु गैसों के लिए लिखा है, तो ये भी अपना उत्तर सही आएगा, यहाँ प्रभाविता है, और डी जो अपना है यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। यहाँ विलय विलायक की प्रकृति भी है, तापमान भी है, दाब भी है, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा डी। सारे के सारे कारक विलयता को प्रभावित कर रहे थे। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनों में टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, वो कहलाते हैं अपने पास कौन से पदार्थ, विद्युत अपघट्य पदार्थ। जो दो प्रकार के होते हैं आपको पता हो, प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ और दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ, है ना। जो आयनों में टूट जाते हैं उसे विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं, जो नहीं टूटते उसे विद्युत अन अपघट्य पदार्थ कहते। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन होता है, कार्बन से बने यौगिक। सह संयोजक यौगिक, जिसमें सह संयोजक बंध हो, सांझे का बंध हो, उसे हम कौन सा कहते हैं, सह संयोजक यौगिक कहते हैं। तो यहाँ अगला प्रश्न है, एक जलीय विलयन में विलय के मोल अंश, बड़ा सौखा प्रश्न है, विलय के मोल अंश एक्स ए से प्रदर्शित करते हैं 0.2 है, एक्स बी का मान कितना होगा पूछा होगा। आपको ये ध्यान रखना, देखो विलायक का मोल अंश पूछा है, एक्स बी का मान पूछा है, आपको पता होगा एक्स ए और एक्स बी का जो योग है वो कितना होता है, एक होता है, तो एक में से 0.2 घटा देंगे तो यहाँ उत्तर कितना आ जाएगा 0.8, दोनों को एक रखना है तो यहाँ आंसर आ जाएगा 0.8। इसके बाद आप देखना, वह विलयन जिसमें विलय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में होते हैं कहलाते हैं। ध्यान रखना
जो विलयन की प्रकृति है, विलयन का प्रकार है, वो विलायक से डिसाइड होता है। अगर विलायक ठोस है तो उस विलयन को हम ठोस विलयन कहते हैं। अगर विलायक, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, द्रव है तो वो विलयन द्रवीय विलयन कहलाता है। अगर विलायक गैस अवस्था में है तो वो विलयन गैसीय विलयन कहलाता है। तो अपने को पूछा है कि विलायक और विलय दोनों ही द्रव है, तो अपने को विलायक से लेना है। विलय कुछ भी हो, चाहे ठोस हो, चाहे गैस हो, चाहे द्रव हो, यहाँ कोई मायने नहीं रखता, परंतु जो विलायक है वो विलयन को डिसाइड करता है कि वो कैसा विलयन होगा। तो यहाँ विलायक पूछ रहा है, द्रव है, तो आराम से आप कर सकते हो वो विलयन कौन सा विलयन कहलाएगा, द्रवीय विलयन या द्रव विलयन कहलाएगा। ये थे आपके 15 महत्वपूर्ण, आसान, इजी वाले, जो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे वो वाले क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये वाली जो वीडियो है आपको जरूर अच्छी लगी होगी, आपके लिए फायदेमंद होगी। आपके सीयूटी और जेट में जो विलयन वाले लेसन का बेस जो है तैयार करने में जरूर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो अब मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं कि जो बच्चे जेट और सीयूटी की तैयारी नहीं करने लगे हैं तो वो जल्दी कीजिए, जो टाइम है आपके पास बिल्कुल कम है। तो मैं आपको वापस ले चलता हूं कि जो कोचिंग अड्डा में जेट और सीयूटी के जो नए बैच है ना, वो 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे स्टार्ट हो रहे हैं। जो नया बैच है वो प्रारंभ हो रहा है। तो आप जो बच्चे अभी तैयारी करने नहीं लगे हैं, जिनको ऐसे लगता है कि हमें तैयारी करने की आवश्यकता है, तो आप जरूर कोचिंग अड्डा के साथ जुड़िए। आपको बेहतरीन रिजल्ट जो है वो कोचिंग अड्डा के द्वारा, इसकी परफेक्ट टीम के द्वारा आपको दिया जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।